पढ़ रहे थे, हम ट्रांसपायरेशन पढ़ रहे थे। ट्रांसपायरेशन में हमने ये डेफिनेशन ट्रांसपायरेशन की इससे पहले भी पढ़ी थी, और वो हमने कहाँ पढ़ी थी? ट्रांसपायरेशन पुल के वक्त पढ़ी थी। ये ट्रांसपायरेशन पुल वो फोर्स थी जो वाटर को सक कर रही थी या वाटर को खींच रही थी फ्रॉम द जाइलम ऑफ रूट टू द जाइलम ऑफ स्टेम और टू द जाइलम ऑफ लीफ। ठीक है, एक सक्शनल फोर्स थी जिसकी वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होके फाइनली जाइलम तक पहुंचा था, और जाइलम से रूट टू स्टेम टू लीव्स तक सप्लाई हो रहा था। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने जो उस दिन बात की थी वो हमने एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर देखा था, यानी प्लांट के लिए वाटर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर वो इम्पोर्टेंट है तभी डिफरेंट प्रोसेसेस से उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत जरूरी है। सही है, वाटर की इंपॉर्टेंस ये थी कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट था, जिसकी वजह से बाकी के सारे सॉल्यूट जो है उसमें डिसॉल्व होके ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। और वाटर जो है वो प्लांट को कूल डाउन करता है। वाटर रॉ मटेरियल है फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, फूड बना रहा है। अच्छा, तो अब ये सारी इंपॉर्टेंस थी वाटर की, जिससे हमें ये पता चला कि वाटर इज इम्पोर्टेंट, और इस वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वाटर की एब्जॉर्प्शन जब हमने पढ़ी थी, वहां पे एक बात हमने ये नोटिस की थी कि जब इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द लीव्स, लीफ में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तभी दोबारा से वाटर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि सारे सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड या एम्प्टी हो जाते हैं। वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहलाता है ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो कहला रहा है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में हमने 3 टाइप्स ट्रांसपायरेशन की डिस्कस की थी, और वो 3 टाइप्स थी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हमने कहा था सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अगर प्लांट में कोई ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा है तो वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है मैक्सिमम। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन तकरीबन 95% तक अगर कोई ट्रांसपायरेशन हो रही है प्लांट बॉडी से तो वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, या 95 से भी अबव हो सकती है, 92 तक 98 तक जा सकती है वो। ठीक है, और बाकी के जो है 5% बचता है, तो उसमें से 2% जो है, या 3 और 2% जो है वो लेंटिकुलर या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। लेंटिकुलर से नौबत बहुत कम आती है। लेंटिकुलर मींस स्टेम से ट्रांसपायरेशन, जो बहुत ही रेयरली होती है, यानी 1% या 2% चांसेस है कि लेंटिकल्स से ट्रांसपायरेशन होगी। लेंटिकल्स आर द पोर्स प्रेजेंट इन द स्टेम। ठीक है, स्टेम के आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल पर के पास जो स्पोर्स प्रेजेंट है उन्हें लेंटिसल सेल्स कहते हैं, और लेंटिसल सेल से जब ट्रांसपायरेशन होती है तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और ये बहुत ही कम हो रही है, रेयरली होती है। 1% या 2% चांसेस है कि लेंटिकुलर हो, वरना ज्यादातर स्टोमेटल से ही हो जाती है। तीसरी थी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और वो क्यूटिकल सेल से होती है ये भी लीफ में, लेकिन यहाँ पे भी 1% चांसेस है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो, यानी क्यूटिकुलर भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लीफ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसकी अपर एपिडर्मिस पर कुछ एक वैक्सी ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट है, और वो वैक्सी ट्रांसपेरेंट लेयर कहलाती है क्यूटिकल। ठीक है, ये वैक्सी ट्रांसपेरेंट लेयर क्यूटिकल है। कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू द ड्राइनेस या बहुत ही ड्राई वेदर होने की वजह से ये क्यूटिकल लेयर या वैक्सी लेयर ब्रेक हो जाती है, या इस पे क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये लीफ के अपर सरफेस में मौजूद है, और कभी ड्यू टू कंडीशंस, ड्यू टू ओल्ड लीफ, अगर ओल्ड लीफ है या कोई भी ऐसी बात है, तो जो ये वैक्सी क्यूटिकुलर लेयर है इस पे क्रैक्स आ जाते हैं, और जब क्रैक्स आ जाते हैं तो जाहिर बात है अब इसकी प्रोटेक्शन जो है या प्रोटेक्शन वाला फंक्शन जो है वो कहीं गायब हो गया। यानी अगर यहाँ पे क्रैक आ गए, ये जगह गैप आ गई है, तो अब यहाँ से आसानी से इवेपोरेशन हो सकेगी। सो दिस इज ऑल्सो अ रेयर कंडीशन, ये हर वक्त नहीं होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब अगर
क्यूटिकल लेयर पे जो एपिडर्मल सेल के ऊपर एक वैक्सी लेयर है उस पे क्रैक आ जाए, वो टूट जाए, तो फिर एपिडर्मल सेल से जो है वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो सकती है. तो दिस इज इवेपोरेशन बाय क्यूटिकल लेयर ऑफ द लीफ इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन. ठीक है, तो ये होगा इंस्ट्रूमेंटल, लेंटिकल एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जो अभी तक हमने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशंस देखी, सॉरी ट्रांसपायरेशन की टाइप्स देखी है. ठीक है, तो ये तीनों जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन है. अब ट्रांसपायरेशन को हमने कहा है इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? एरियल पार्ट्स का मतलब होता है जो शूट से हो या जो प्लांट के अपर पार्ट से हो, उन्हें हम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं. ठीक है, जितना भी सॉइल के ऊपर पार्ट है वो एरियल पार्ट है, एयर में है वो एरियल पार्ट है. हमने उस दिन विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब किया था, या ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपायरेशन हो कैसे रही है. सेल टू सेल पहले जितनी भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में थी वाटर, एक्सेस वाटर, वो रिमूव हो जाएगा. फिर उसके बाद जो सेल्स टर्जिड है, उन सेल्स से अगर एक्सेस वाटर वहां पे मौजूद है तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा. और फिर सेल के बाद बारी आएगी फाइनली सेल को वाटर, जब सेल फ्लैसिड हो जाएंगे तो वो वाटर अपना कहां से ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम द जाइलम एंड फ्लोएम जो सेंटर में मौजूद है. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम से वाटर ड्रॉ करेंगे एंड फाइनली जाइलम और फ्लोएम भी जो है, यानी जाइलम सेल्स जो है, सॉरी नॉट फ्लोएम, जाइलम से वाटर ड्रॉ करेंगे और जाइलम भी एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा. जब जाइलम एम्प्टी हो जाएगा तो फाइनली जाइलम जो है वो वाटर को, एक उसकी सक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी और वो वाटर को सक करना शुरू करेगा फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम, और जाइलम ऑफ स्टेम सक करेगा फ्रॉम द जाइलम ऑफ रूट. ठीक है, इस तरह एक स्ट्रीम बन जाएगी, एक खींचने वाली फोर्स की एक पूरी स्ट्रीम बन जाएगी और वाटर जो है वो नीचे से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा. That stream is because of the evaporation of water from the leaf. Therefore, it is known as transpiration stream. Transpiration stream. ठीक है, और वो फोर्स जिससे वो वाटर को सक कर रहा है इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल. मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर देती हूँ, ये उस दिन हमने बात वैसे डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैं दोबारा से एक दफा डिस्कस कर लेती हूँ कि पहले वो एम्प्टी स्पेसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल हैं. सबसे पहले थ्रू द स्टोमेटा वो बाहर आ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे. ठीक है, जब ये स्पेस एम्प्टी हो गई, अब इसके बराबर में जो सेल्स हैं दे आर हैविंग वाटर मॉलिक्यूल इन हायर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वो सारे सेल टर्जिड है. क्या है वो सारे सेल? टर्जिड है. जब सेल में वाटर जो है वो फिल्ड हुआ होता है उसके वैक्यूल्स में, या वैक्यूल कंप्लीटली सेल सेप से फिल्ड होते हैं, हम उसे कहते हैं सेल बिकम टर्जिड. अब अगर सेल टर्जिड है तो अब सेल में से वाटर इन एम्प्टी स्पेसेस में बाहर आने लगेगा, क्योंकि द वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. इस प्रोसेस को, जहां पे वाटर हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करता है, ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है, तो बाय ऑस्मोसिस वाटर जो है वो दोबारा एम्प्टी स्पेसेस में आएगा और एम्प्टी स्पेसेस से फिर निकल जाएगा. अब ये सेल भी एम्प्टी हो गए हैं क्योंकि इनसे वाटर निकल चुका है, तो ये अपने फर्दर नेबरिंग सेल से वाटर लेंगे, लाइक पेलिसेड इनसे लेंगे. वन बाय वन सारे सेल फ्लैसिड हो गए, सब में से वाटर जो है वो मूव कर चुका है, यहाँ से इवेपोरेट होता चला जा रहा है. क्योंकि ये टाइम कौन सा है? ये दिन का वक्त है, ये डे टाइम है, और डे टाइम में हमेशा स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है. स्टोमेटा रिमेन ओपन एट डे टाइम. डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है, इस वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता ही चला जा रहा है. स्टोमेटा कैसे ओपन होता है डे में और क्यों बंद हो जाता है नाइट में, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं.
ठीक है, तो डे टाइम है, सूरज निकला हुआ है, लाइट मौजूद है, तो स्टोमेटा ओपन है, और स्टोमेटा ओपन है तो इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यू है। सारे सेल एम्प्टी होने के बाद अब वाटर ड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम द जाइलम ऑफ लीफ। जाइलम ऑफ लीफ से वाटर खींचा गया है। जाइलम ऑफ लीफ अगर एम्प्टी हो गया, जाइलम ऑफ लीफ ने वाटर सप्लाई कर दिया, तो फिर जाइलम ऑफ लीफ वाटर कहां से सक करेगा? जाइलम ऑफ लीफ वाटर सक करेगा फ्रॉम जाइलम ऑफ स्टेम से। जाइलम ऑफ स्टेम भी एम्प्टी हो गया तो जाइलम ऑफ स्टेम वाटर सक करेगा फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट से। एंड फाइनली ये हो गई आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन। एक पानी की एक स्ट्रीम बन गई। स्ट्रीम का मतलब है कि पूरा एक लाइन से पानी सक होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, पूरे एक स्ट्रीम बन गई है, एक रो से पानी ऊपर जा रहा है। दैट स्ट्रीम is because of the evaporation of water, that is transpiration। इस वजह से उस स्ट्रीम को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। वाटर की एक पूरी लकीर बनी हुई है जो ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है। इट्स लाइक जैसे पानी में वाटर फ्लो होता है, बिल्कुल इसी तरह जाइलम्स में वाटर फ्लो हो रहा है। एंड दिस स्ट्रीम इज नोन एज ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इसको कहा इसलिए गया है क्योंकि ये मेन इसका रीजन जो है वो ट्रांसपायरेशन है, evaporation of water from the aerial parts of the plant। और ये ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो वाटर को खींच के ऊपर लेके जा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स। दिस इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स, अ पुलिंग फोर्स टू सक वाटर अपवर्ड, एंड दैट पुलिंग फोर्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। उस पुलिंग फोर्स को हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। अब आप इसका जरा लिंक बनाइए ट्रांसपायरेशन पुल का एसेंट ऑफ सेप से जब वाटर एब्जॉर्प्शन होता था। तो अब ये आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जब आप एक कॉमन लैंग्वेज में कहें कि जब वो लीव्स प्यासे हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, उनमें वाटर नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली वाटर को सक करेंगे, जस्ट लाइक स्ट्रॉ से जैसे आप पानी पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो अपने जाइलम से खींचेंगे और वो वाटर एब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर जाएगा लीव्स तक। लीफ ऑब्वियसली बिल्कुल लास्ट पार्ट है प्लांट का, तो उस पार्ट तक जो है वो वाटर सप्लाई हो जाता है बाय अ फोर्स नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या चीज है? एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, एक पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है by the cohesion of water molecules। Water is pulling upward in the xylem vessel and it will form a continuous column। एक जैसे पूरी एक continuous line बना लेता है, खिंचता चला जाता है water ऊपर, and that continuous column is known as transpiration pull। वो एक साथ खिंचने को वाटर के हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और इसी की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल की या ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम की वजह से ही एसेंट ऑफ सेप पॉसिबल है, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। एनी क्वेश्चन? हतीजा, अरहम, अमरता, महक, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें प्लीज, रेज योर हैंड। बाकियों को समझ आया? ठीक है, वेरी गुड। चले अब, क्योंकि ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट की फिजियोलॉजी है, प्लांट का एक फंक्शन है, तो कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे फॉर ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो या ट्रांसपायरेशन कम हो, ये डिपेंड करता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ठीक है, कुछ ऐसी एक्सटर्नली कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एग्जांपल लें, ये वाटर, ये लीफ फ्लैसिड हो रहा है और फिर इसीलिए वो वाटर को पुल कर रहा है टू फुलफिल द सेल्स और टू फिल द सेल्स, एम्प्टी सेल्स ऑफ लीफ। ठीक है, और फिर फाइनली एक एक करके दोबारा सारे सेल फिल्ड हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये होगा ना कि जैसे हम प्यासे हो जाते हैं, थर्स्टी हो जाते हैं, तो हम पानी पीते हैं, और पानी पीने के लिए अगर हमें फॉर एग्जांपल स्ट्रॉ दी है तो हम उसको स्ट्रॉ से सक करते हैं और वो वाटर आता चला जाता है। जितने ज्यादा आप थर्स्टी होंगे उतना ज्यादा वाटर सक करेंगे, उतना ज्यादा पानी पिएंगे।
ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर से या फोर्स से आप वाटर पुल भी करेंगे, जल्दी जल्दी पिएंगे, क्योंकि आपको प्यास ज्यादा है। अगर आप इतने ज्यादा थर्स्टी नहीं है, आपको इतनी ज्यादा प्यास नहीं लग रही, तो आप स्लो वाटर पिएंगे, आप आराम से खींचेंगे, आप तेजी से नहीं खींचेंगे, आपकी पुलिंग फोर्स वीक हो जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा आप थर्स्टी नहीं है। बिल्कुल सेम यहाँ लीफ में भी हो रहा है कि जब वाटर वेपोरेट हो रहा है तो वो सारे सेल एम्प्टी हो रहे हैं कि करके, जब एम्प्टी हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जहां से वाटर आ रहा था सेल के लीफ को सप्लाई हो रहा था, वहीं से तो वो वाटर खींचेंगे, और जब वो वहीं से खींचेंगे तो वो जो भी कनेक्शन है वो वाटर वहां से होता हुआ लीफ में सप्लाई हो जाएगा। अब ये तो हो गई कंडीशन ट्रांसपायरेशन की, लेकिन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ने का मतलब ये है, अगेन अपने ऊपर एग्जांपल लें कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी से ज्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका होता है, या आपके को पानी की कमी हो जाती है। जब गर्मी ज्यादा होती है तभी तो आप पानी ज्यादा पीते हैं, सर्दियों में तो पूरा पूरा दिन आप भूल जाते हैं, एक गिलास पे जिंदगी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो हर आधे घंटे में एक गिलास बार दफा पिया जा रहा होता है, या हर एक घंटे में एक गिलास पिया जा रहा होता है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, आपकी थर्स्ट, आपकी प्यास का भी एक एक्सटर्नल फैक्टर वेदर है, मौसम है, कि मौसम के लिहाज से आपको प्यास लग रही है। यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी या कम होगी, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब वो क्या इफेक्ट है, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, फैक्टर्स affecting rate of transpiration। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमने इसे क्यों कहा है, हम चाहते तो कह देते फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि हम क्वांटिटेटिवली, यानी हम मेजर करेंगे वाटर लॉस, बाकायदा हम मेजर भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे अपैरेटस हैं जिससे हम वाटर लॉस मेजर करते हैं। ठीक है, कि कितनी ज्यादा इवेपोरेशन हुई या कितनी कम इवेपोरेशन हुई। जब किसी चीज को मेजर किया जाता है तो विद अ टाइम, कि पूरे दिन में कितनी वेपरेशन हुई, या पूरे या 4 घंटे में कितनी वेपरेशन हुई। तो अगर किसी चीज को मेजर किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम कहते हैं रेट। हम उसका रेट निकाल रहे हैं कि इतने वक्त में इतने परसेंट वाटर जो है या इतने लीटर वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। तो दिस इज, हम अब उसकी क्वांटिटी पे भी जा रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन हमें यहाँ पे इस वक्त रेट निकालने से ज्यादा फैक्टर्स स्टडी करने कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाती है। तो फर्स्ट इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ लाइट। फर्स्ट इज लाइट। लाइट कैसे अफेक्ट करेगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट का ताल्लुक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा और स्टोमेटा। लाइट का ताल्लुक है स्टोमेटा के खुलने या बंद होने पर। डे टाइम यानी लाइट का वक्त, डे टाइम यानी जब सनलाइट है उस वक्त स्टोमेटा जो है ओपन होते हैं। ठीक है, उस वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं। और एट डार्क यानी नाइट में या डार्क में स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो हो गया लाइट का इफेक्ट, यानी लाइट है डे टाइम पे तो स्टोमेटा ओपन है, और जब लाइट नहीं है, रात का वक्त है, तो स्टोमेटा क्लोज है। अब जब स्टोमेटा ओपन है दिन के वक्त, तभी तो ट्रांसपायरेशन पॉसिबल होगी, यानी हम कह सकते ट्रांसपायरेशन होगी पॉजिटिव ट्रांसपायरेशन। और रात के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, नेगेटिव ट्रांसपायरेशन।
ठीक है, उस वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं होगी क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। पहली तो ये चीज हो गई कि लाइट डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है। डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन है, ट्रांसपायरेशन हो रही है। नाइट टाइम पे डार्क में स्टोमेटा क्लोज है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही है। इसके अलावा लाइट, सिर्फ डायरेक्ट लाइट का इफेक्ट तो हमने देख लिया, प्रेजेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट का दूसरा इफेक्ट होता है विद द लाइट इंटेंसिटी, विद द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी मींस कैसी लाइट है। लाइट इंटेंसिटी मींस या तो तेज लाइट है, ब्राइट सनलाइट, ब्राइट लाइट, या फिर ब्राइट लाइट नहीं है तो फिर क्या होगा, शेडो है या क्लाउडी है, क्लाउडी लाइट है, ये क्लाउडी है या डार्कनेस है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्राइट सनलाइट। देखें, कुछ दिन हमारे कितने ब्राइट सनी होते हैं, बहुत तेज सूरज चमक रहा होता है, उसको हम कह देंगे उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है और ये ब्राइट लाइट है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बादल आए हुए होते हैं, क्लाउडी होता है, तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है। जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो उसको हम क्लाउडी कह सकते हैं। अब दोनों कंडीशन में लाइट है तो, लेकिन एक में बहुत ब्राइट है और एक में बहुत ज्यादा क्या है, क्लाउडी है या कम लाइट है, लाइट इंटेंसिटी जो है वो वीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्राइट सनलाइट होगी, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किसमें ज्यादा होगा, ब्राइट सनलाइट में। रेट जो है वो क्या होगा, रेट इज हायर, यानी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, ज्यादा इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी। और जो क्लाउडी होगा, डिम सनलाइट होगी या डिम लाइट होगी, ब्राइट नहीं होगी बल्कि डिम लाइट होगी, तब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, रेट इज लो। ट्रांसपायरेशन का रेट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइट। दो वेज में इफेक्ट हमने स्टडी किया। नंबर वन, एट द डे टाइम मींस एट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमेटा आर ओपन, पॉजिटिव ट्रांसपायरेशन। एट नाइट और डार्कनेस स्टोमेटा आर क्लोज, negative transpiration, zero transpiration, no transpiration. Light can also affect in a way that either there is a bright light, बहुत तेज रोशनी है, सूरज पूरी तरह चमक रहा है, और a dim light यानी क्लाउड्स हैं, अबर आया हुआ है, क्लाउडी है, तो लाइट ऑटोमेटिकली डिम हो गई। ब्राइट लाइट में रेट हाई होगा, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रही होगी, इसलिए क्योंकि जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में। और इसी तरह अगर डिम लाइट हुई तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। दोबारा इमेजिन करें कि अगर कोई ऐसा मौसम होता है जब बहुत धूप में आप होते हैं तो आपको भी प्यास ज्यादा लगती है क्योंकि आपका वाटर इवेपोरेट भी ज्यादा हो रहा है। और जब क्लाउडी है और ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत तेज धूप नहीं है, तो आपको भी प्यास कम लगती है। जस्ट लाइक प्लांट में भी बिल्कुल यही सब होने जा रहा है कि ब्राइट और डिम लाइट का ये इफेक्ट होता है। अच्छा, यहां तक बात समझ आ रही है सबको? अब जो हम इसके बाद इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, लाइट के बाद जो हम इफेक्ट पढ़ते हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस टेम्परेचर ऑफ योर एनवायरमेंट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपको गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं, या बहुत गर्मी पड़ रही है, या वॉट एवर, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट रेस्पिरेशन पे क्या होता है, सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट भी ऐसे ही होगा, जब हाई टेम्परेचर है, गर्मियां है, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी हाई है, ट्रांसपायरेशन हाई। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, हाई हो जाएगी, ज्यादा होगी, ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा, सेल जल्दी जल्दी एम्प्टी होंगे और जो है वो
वाटर जो है सरप्लस वाटर या एक्सेस वाटर जो है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी लो हो जाएगी, यानी होगी तो ट्रांसपायरेशन लेकिन लो होगी। होगी इसलिए कि अगर स्टोमेटा खुला हुआ है और एक्सेस वाटर जमा हो गया है तो वो इवेपोरेट तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि हाई टेम्परेचर में यानी ज्यादा गर्मी में होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर में रेट आ रहा है 65% वाटर लॉस, तो ये हो जाएगा आपका और भी कम, बहुत ज्यादा 35%, 45% या 16% वाटर लॉस, यानी और भी कम हो जाएगा। ठीक है, हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हाई है, गर्मी है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी ज्यादा होगा और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी हाई होगा। और अगर गर्मी कम है, टेम्परेचर कम है, लाइक नाउ डेज जब सर्दियां आ जाती हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होता है। अब अपने पौधों को पानी आप एक एक दिन छोड़ के दे दें या 2 दिन छोड़ के भी दे दें तो वो इतनी जल्दी नहीं खराब होंगे, इतनी जल्दी नहीं मुरझाएंगे, इसलिए क्योंकि उनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हुआ है, उनका वाटर लॉस ही कम हो रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी वाटर की कम है। अब आप उसको एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भी पानी देंगे तो वो मुरझाएंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, और वो ये है कि एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एक्सेप्शनली बहुत हाई हो गया, एक्सेप्शनली हाई होने का मतलब ये है कि बहुत हाई हो गया और वो इतना हाई है कि अब पूरा प्लांट का वाटर इवेपोरेट हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब बहुत बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो रूल के हिसाब से तो ट्रांसपायरेशन भी बहुत हाई हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे सडनली स्टोमेटा क्लोज्ड, एकदम हाई टेम्परेचर पे जैसे एक अलार्म बज जाता है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर है, अब कहीं वाटर लॉस और ज्यादा ना हो जाए, पानी पूरा खत्म ना हो जाए प्लांट में से, स्टोमेटा जो है वो सडनली जल्दी से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब दरवाजे बंद हो गए तो ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रांसपायरेशन जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, इट स्टॉप्स द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ये बात, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, देखो एक नॉर्मल हाई का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर चला गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या ज्यादा से ज्यादा भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया, इससे ज्यादा पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो प्लांट कैसे करेंगे, जबकि वो तो है भी ओपन एयर में। आप प्लांट्स को लेके तो एसी में नहीं बैठ जाते ना कि चलो भी गर्मी आए, पूरे अपने गार्डन के प्लांट्स उठाए और कमरे में रख लिए बैठ गए कि हम भी एसी में बैठे, प्लांट भी बैठे हुए, उनकी ट्रांसपायरेशन ज्यादा नहीं हो। तो क्या होता है कि उनमें नेचुरल प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया है, 60 डिग्री तक जा सकता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है, तो अब प्लांट का अपना नेचुरल प्रोसेस होगा ताकि वो सेव कर सके वाटर की इवेपोरेशन को। और वो क्या प्रोसेस होगा, उसका स्टोमेटा सडनली क्लोज हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे एंड फाइनली जो ट्रांसपायरेशन है वो भी स्टॉप हो जाएगी। पर यह बात समझ आई है? अच्छा, ऐसा क्या जादू हुआ कि सडनली स्टोमेटा क्लोज हो गया? इस जादू के बारे में एक काम करो, जहां पे भी लेक्चर ले रहे हो ना, ये सडनली स्टोमेटा क्लोज को एक डब्बा बना दो, उस डब्बे में रख दो। ठीक है, यानी कि ये जो है वो मिस ने ये बात कि वो सडनली ऐसा क्या जादू हुआ हमें अलग से बतानी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्यों क्लोज हुआ इसके बारे में मैं बताऊंगी टॉपिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब मैं बताऊंगी वहां पे ये बताऊंगी कि एट वेरी हाई टेम्परेचर सडनली स्टोमेटा क्यों क्लोज हुए
और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एकदम स्टॉप क्यों हो गई, ट्रांसपायरेशन ही स्टॉप क्यों हो गई, जबकि रूल के हिसाब से तो ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे प्लांट की सेफ्टी हुई, स्टोमेटा क्लोज हो गए और ट्रांसपायरेशन रुक गए. दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, ओके. बोर्ड रब कर दूं मैं, ज़ारा बोर्ड रब कर दूं. थर्ड जो फैक्टर है विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज विंड. थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज विंड. विंड का मतलब होता है हवा. ठीक है, विंड मीन्स एयर, विंड, हवा. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? तो ये तो बहुत ही एक अंडरस्टूड सी बात है, एक बहुत ही कॉमन बात है कि अगर एयर होगी, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. वो एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज लीफ. ठीक है, ये लीफ है. अब बाहर क्या है? पूरी आपकी एयर मौजूद है. एयर मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस. बाहर एयर मौजूद है, लीफ के आउटसाइड एयर मौजूद है. वाटर इवेपोरेट होना है, अंदर से बाहर आना है. अब क्या होना चाहिए? अब होता ये है कि अगर आपकी एयर या विंड जो है वो फास्ट है, विंड फास्ट होने का मतलब ये है कि ये एयर जो है बहुत फास्ट यहाँ पे मूव कर रही है, दूर दूर जा रही है. एयर में मौजूद है, एयर में जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं. वैसे ही एयर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स मींस वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स. ठीक है, अब क्या होता है कि अगर एयर बहुत फास्ट मूव कर रही है तो जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, वो इस लीफ से बहुत दूर हो जाएंगे, यानी इसके करीब नहीं होंगे बल्कि इसके पास से उड़ के चले जाएंगे. एयर जो है बहुत फास्ट मूव कर रही है तो वो अपने साथ इन गैसेस को भी साथ साथ दूर दूर लेके जा रही है. तो वाटर वेपर्स भी चले गए. अब वाटर वेपर्स, अगर आउटर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम है क्योंकि वो तो हवा से उड़ के दूर चले गए हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी लीफ से वाटर आसानी से बाहर आ जाएगा. लीफ से वाटर बाहर आने का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन. ठीक है, तो अगर फास्ट विंड होगी, फास्ट विंड इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. तेज हवा चलने से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा. तेज हवा चलने से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जितनी भी लीफ के क्लोजर वाटर वेपर्स थे वो फास्ट विंड से सब वहां से डिस्पर्स हो गए, दूर दूर चले गए. नाउ देयर इज नो वाटर वेपर्स प्रेजेंट नियर द लीफ. लीफ के पास कोई वाटर वेपर्स नहीं है. अब लीफ के अंदर से वाटर आसानी से बाहर निकलेगा क्योंकि ये एक रूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. बाहर तो लो है, बाहर तो वाटर वेपर है ही नहीं, तो आसानी से लीफ में से वाटर बाहर निकलेगा. दिस इज नोन एज द रेट ट्रांसपायरेशन. एंड द फास्ट द विंड द ग्रेटर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. यानी जितनी ज्यादा फास्ट विंड होगी, जितनी तेज हवा चल रही होगी, उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाएगा. मोहम्मद जावेद, समझ में आई ये वाली बात जो हमने अभी की है? विंड के बढ़ने से वाटर वेपर क्यों ज्यादा बाहर निकल रहे हैं? इवेपोरेशन बढ़ रही है और इवेपोरेशन बढ़ने का मतलब हमने क्या कहा है? ग्रेटर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. रवाहा, महक, समझ में आ गई आप दोनों को भी ये बात? कोई डाउट हो तो यहीं पे रेज हैंड करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो.
कोई डाउट है इस बात में अब तक? नहीं? खतीजा, एमन, ठीक है, वेरी गुड। यानी ये सबको समझ में आ गया कि जब लीफ के पास वाटर वेपर्स नहीं है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ रही है, यानी फास्ट विंड में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो रही है। यानी विंड अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर चौथा फैक्टर क्या होता है? चौथा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर इन द एयर। मुझे पता है आपका टाइम होने वाला है और नेक्स्ट आपका टेस्ट है, लेकिन ये मैं ह्यूमिडिटी कंप्लीट करा के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंप्लीट करा दूं, वरना फिर ये टॉपिक जो है वो आधा अधूरा रहेगा। नई क्लास में हम नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, तो जरा जल्दी से 2 मिनट में ये बात सुन लीजिए। बेशक समझ में ना आए तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। फिफ्थ है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, पहले ह्यूमिडिटी का मतलब समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स इन एयर। ठीक है, वाटर वेपर्स इन एयर दो टाइप्स होंगी या दो कंडीशंस होंगी। हाई ह्यूमिडिटी, जब वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे एयर में, या लो ह्यूमिडिटी, जब वाटर वेपर कम होंगे एयर में। हाई ह्यूमिडिटी में मोर वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है, और लो ह्यूमिडिटी में लेस वाटर वेपर्स, कम वाटर वेपर्स होंगे एटमॉस्फेयर में या एयर में। अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो अब ये समझ लीजिए हाई ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ कि एयर में वाटर वेपर ज्यादा होना, यानी लीफ के करीब करीब बहुत सारे वाटर वेपर्स होंगे। अब आप खुद बताइए, जब लीफ के पास या करीब में इतने वाटर वेपर्स होंगे तो क्या लीफ में लॉस ऑफ वाटर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि अब बाहर इतने वाटर वेपर्स हैं, ऑटोमेटिकली वाटर पोटेंशियल बाहर आए है। वाटर पोटेंशियल कहाँ आए है? वाटर पोटेंशियल जो है वो इज हाई आउटसाइड, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। कंडीशन क्या है? हाई ह्यूमिडिटी है। बाहर की साइड पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अब वाटर अंदर से बाहर मूव नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली जब हाई ह्यूमिडिटी होगी तो लेस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लेस हो जाएगा या लो हो जाएगा। कब लो होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? जब हाई ह्यूमिडिटी होगी, एयर में ज्यादा वाटर वेपर मौजूद होंगे, तो लेस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। अब अगर ड्राई मौसम है, बहुत ही सूखा सूखा है, ड्राई हुआ है, यानी वाटर वेपर्स कम हो गए हैं एयर में से, वाटर वेपर्स बिल्कुल भी नहीं है बल्कि बहुत ही ड्राई एयर है, तो अब ऑब्वियसली हम इमेजिन कर लेंगे कि लीफ के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और अब लीफ आसानी से फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल इवेपोरेशन कर सकता है। इसका मतलब अगर लो ह्यूमिडिटी है, in a condition of low humidity, automatically low humidity rate of transpiration increases, rate of transpiration increases, rate of transpiration क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा। अगर लो ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि बाहर बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, वाटर नहीं है, अब लीफ में से आसानी से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज ड्यूरिंग लो ह्यूमिडिटी और इन अ ड्राई एयर, लो ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, ऑटोमेटिकली द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई। और लास्ट है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है हवा में दबाव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर में प्रेशर।
कभी कभी एयर में प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कभी एयर में प्रेशर कम हो जाता है। एयर में प्रेशर जब कम होता है तो इसका मतलब वहां पर एयर के या गैस के मॉलिक्यूल्स कम है उस जगह पे। एयर प्रेशर का इफेक्ट क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द लास्ट factor affecting the rate of transpiration is atmospheric pressure। ठीक है, लास्ट जो 6th है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, तो प्रेशर ऑफ एयर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कभी कभी अगर गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हैं एयर में, करीब करीब हैं, तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एयर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। ठीक है, और कभी कभी गैस मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हैं एयर में, तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर को अप्लाई करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर पे। लीफ के साथ क्या होगा, अगर हाई प्रेशर है तो, अगर हाई प्रेशर है तो लीफ में क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हाई टेम्परेचर में। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, हाई प्रेशर ऑफ एयर है मींस हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजर हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्लोजर है और वाटर इवेपोरेशन डिफिकल्ट हो रही है। यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी हाई हो जाएगा। लो प्रेशर में या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो याद रखिएगा, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एयर। if the atmospheric pressure is high means large amount of air gases or molecules are present closer and which decreases the rate of transpiration, low transpiration rate. High pressure, low transpiration. If the pressure of the gas or the air is lower, automatically the rate of transpiration has increased. Low pressure of air, high rate of transpiration, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रांसपायरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज ह्यूमिडिटी में हुआ था। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? आई एम सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर हम यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को। आगे हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन है, यानी जो ट्रांसपायरेशन हो रही है प्लांट्स में उससे प्लांट को क्या फायदा हो रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो हमने बीच में बार बार डिस्कस किया। अब हम देखते हैं क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग कोई खास वजह से हो रही है, कोई फैक्टर्स है जो ओपन कर रहे हैं स्टोमेटा को और क्लोज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।